नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज की श्रृंखला में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ लिया है, सूरदास के पद पढ़ लिए हैं। इसी तरीके से हमने कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन निबंध है। हम देखेंगे कि किस तरीके से अज्ञेय जी ने कृतिकार और लेखक के बारे में बोला है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लिखता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों लिखता हूँ। ये भी जानेंगे कि लेखक आखिरकार लिखने के लिए क्यों इतना प्रेरित कर रहे हैं, क्या कारण है लिखने के पीछे का। हम जानेंगे अनुभव और अनुभूति क्या होती है, हम जानेंगे आंतरिक दबाव क्या है, बाहरी दबाव क्या है और अज्ञेय जी को ऐसा कौन-सी व्यवस्था है, जो उन्हें प्रेरित करती है लिखने के लिए? तो ये सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया गीता भाग 2 में वर्णित यह पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ? शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कृतिका भाग 2 से मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध और बेहतरीन निबंध। इससे सीबीएसई ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम बड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि देखेंगे हम कि आखिरकार किस तरीके से लेखक ने इसे लिखा है और हमें क्या कौन-कौन सी बातें इसमें समझनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कृतिका से 3 चैप्टर आने वाले हैं आपके सीबीएसई में और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक ने कहा है कि ये सवाल जानने में बड़ा ही सरल है, आपको दिखने में समझने में बड़ा सरल है, लेकिन है बहुत ही कठिन, ये बताया उन्होंने। इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बाँध पाना आसान तो नहीं है, न जानना कि संभव भी है या नहीं है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। मतलब कि ऐसी कोई बातें जिन्हें जानना लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, पाठकों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, अज्ञेय जी के पढ़ने वाले लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? आगे देखिए। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेखक जानना चाहता है कि आखिरकार वो लिखता क्यों है? किन वजहों से लिखता है? इस वजह से वो लिखने की कोशिश करता है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिख कर ही लेखक उस अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिख कर ही वह उससे मुक्त हो गया। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आखिरकार कोई लिखता क्यों है? कोई राइटर लिखता क्यों है या कोई भी लिखेगा क्यों? ठीक है? अब लिखेगा उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बोला कि देखिए मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लिखता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है? जब आप लिख रहे हैं, लिख कर के आप अपनी समस्याओं को बड़े आराम से इंगित कर सकते हैं कि कौन-सी समस्या है जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसे ही लेखक ने बताया कि वो लिख कर के जान जाते हैं कि आखिरकार वे लिखते क्यों हैं। मैं भी उसी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मतलब कि ऐसी कौन-सी इनर प्रॉब्लम है या आंतरिक व्यवस्था है, जिसकी वजह से वो लिखने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप उन व्यवस्थाओं को लिखें एक पेज पर और लिखने के बाद उसमें समझें कि किस प्रमुख व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित हो रहा है लेखक। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आगे देखिए, लिख कर के जाना जा सकता है कि आखिरकार लिखा क्यों जाता है। ऐसा इस पैराग्राफ में आपको समझ में आया कि आखिरकार लिख कर के समझ पाते हैं राइटर कि आखिरकार वो लिखते क्यों हैं। ठीक है? आगे देखिए, मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार जो मैंने आपको बताया 2 शब्द कृतिकार और लेखक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इनके हिसाब से सारे कृतिकार लेखक तो हो सकते हैं, लेकिन सारे लेखक कृतिकार नहीं हो सकते हैं। इनके हिसाब से लेखक
से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कृतिकार। कृतिकार मतलब कि कोई चीज़ क्रिएट कर देगा, कोई एक क्रिएशन करेगा, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्थाओं से भी लिखा जाता है। तो आपको 2 बातें समझनी हैं। एक हो गई आंतरिक व्यवस्था और एक हो गई बाहरी व्यवस्था, ठीक है? एक हो गया बाहरी व्यवस्था और एक हो गया आंतरिक व्यवस्था, ठीक है? अब ये दोनों आपको रट के रखना है, बहुत अच्छे तरीके से। लेखक ने बोला कि आंतरिक व्यवस्था बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग बाहरी व्यवस्था के कारण भी लिखते हैं और वो बाहरी व्यवस्था है क्या? ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने कि लेखक ने बाहरी व्यवस्थाओं को किस तरीके से डिफाइन किया है, वो ज़रा लिखिए। तो देखिए क्या है, संपादकों के आग्रह से एडिटर आपको बार-बार पूछ रहा है, ठीक है ना? कि आपसे बार-बार माँग रहा है कि लाइए भई जो आपने लिखा है वो दीजिए मुझे, है ना? पब्लिशर आपको बार-बार पूछ रहा है, तगाज़े आपसे ले रहा है कि आपने कोई किताब छपवाई थी या कोई किताब बहुत बेहतरीन हो गई थी, है ना? उसमें पब्लिशर आपको बार-बार बोल रहा है कि भाई अगला एडिशन लेकर के आइए, ठीक है? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक आवश्यकता, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है? मतलब कि ज़रूरत है पैसे की, उसकी वजह से भी कोई न कोई लिखता है। अब ये 3 चीज़ जो बात उन्होंने बोली है, कौन-सा? संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाज़े से और आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी का यह भेद बनाए रखता है कि उसकी कौन-सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन-सी बाहरी दबाव का। समझना क्या है कि कृतिकार जितने भी होते हैं, वो ये जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने कौन-सी किताब, कौन-सी चीज़ लिखी हुई है, बाहरी दबाव की वजह से और कौन-सी लिखी हुई है, आंतरिक दबाव की वजह से, ठीक है? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आंतरिक दबाव वाली चीज़ अलग है और बाहरी दबाव वाली चीज़ अलग है। दूसरे, यह भी होता है कि बाहरी दबाव का वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का ही निमित्त बन जाता है। किसी एक प्रकाश का ही वो क्या कारण बन जाता है, जो दिखता है बाहर से, ठीक है? तो ये आपको समझना है क्या कि बाहरी दबाव क्या-क्या हैं और आंतरिक दबाव कौन-कौन से हैं, ठीक है? आंतरिक दबाव की वजह से लेखक किस तरीके से लिखने को प्रेरित होते हैं और बाहरी दबाव की वजह से किस तरीके से कोई भी लेखक लिखने के लिए प्रेरित होता है। तो यहाँ आपके आपके सामने लिखा हुआ है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाज़े से, आर्थिक आवश्यकताओं के कारण, ठीक है? आगे देखिए, अब यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्म-अनुशासन का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है? कि कोई भी कृतिकार, उसका बिहेवियर, उसका सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं, कुछ ऐसे आलसी लोग होते हैं, जो बिना बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते। मतलब कि ऐसे बहुत से राइटर हैं, जब तक उन्हें बाहरी दबाव दिया नहीं जाएगा, तब तक वो लिख नहीं पाएँगे। जैसे मान लीजिए कि आप दिन भर बैठ कर के लिख रहे हैं, है ना? अब पत्नी आपसे पूछ रही है कि भाई खाने-पीने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है? आपकी किताबें बिक नहीं रही हैं, है ना? तो उस केस में आपको पता है कि ये आर्थिक दबाव आएगा और आर्थिक दबाव आने के बाद आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहरी दबाव से भी लिखते हैं, ठीक है ना? इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। या कुछ वैसा ही है कि जैसे अब यहाँ पे आपको इलाम दिखाई दे रहा है, ठीक है? इलाम को ध्यान से देखना है और समझना है इसके बारे में कि यह कुछ वैसा ही है कि जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घंटी का अलार्म ना बज जाए। मतलब कि आप की नींद खुल गई है और बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं। देखिए, अलार्म बजने के भी 3 पैटर्न हैं, ये आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलार्म बजा, उठ जाते हैं, अलार्म बजते ही कुछ लोग उठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलार्म नहीं बजा है और उससे पहले ही उठ कर के बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अलार्म बज जाए, तो वो उठें, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अलार्म बजता रहता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-6 बार अलार्म लगा रखे हैं, उसके बाद पिटने-पिटाने के बाद उठते हैं। ठीक है? ऐसे बहुत से बच्चे हैं, है ना? ये काम करते हैं वो लोग, ठीक है? ना? तो ये 3 तरीके हैं। लेखक ने अपने बारे में क्या बोला है कि देखिए, मैं उठ जाता हूँ, अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता हूँ, ठीक है ना? इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, वो नींद खुल जाती है उनकी पहले ही, ठीक है? इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरीके से काम में लाता है। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे उन्होंने इस अलार्म का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है क्या? बाहरी दबाव
को क्रिएट करने वाला कोई एक इक्विपमेंट, कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो बाहरी दबाव को क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो जो कृतिकार जितने भी कृतिकार हैं, वो बाहर के दबाव को केवल उसके प्रति समर्पित नहीं हो जाते कि आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा आ गया तो वो लिखने बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। है ना? वो लिखेगा तभी जब उसके अंदर आंतरिक व्यवस्था आएगी और उसका मन करेगा अच्छी तरीके से लिखने के लिए, ठीक है? उसमें कोई भी बाहरी दबाव नहीं होगा। फिर भी लोग बाहरी दबाव का सहारा लेकर के लिखते हैं या लिखते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? जिससे भौतिक यथार्थ का साथ उनका संबंध बना रहे। अब इसका क्या मतलब बहुत ध्यान समझिए। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई राइटर ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल बाहरी दबाव की वजह से लिखता ही नहीं है ना? तो वो बिल्कुल समझिए कि वो तो बिल्कुल स्थूल हो गया, इस दुनिया से वो परे हो गया। तो ऐसा बाहरी दबाव दिखाने के लिए ताकि भौतिक यथार्थ बना रहे इसलिए वो इसको एज़ अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। किसको? बाहरी दबाव को, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन कभी-कभी कभी भी उससे बाधा भी नहीं होती। इस बाहरी दबाव की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती अज्ञे जी को लेकिन अगर वो साथ में रहे, है ना? अलार्म बजता भी रहे तो कोई उससे फ़र्क उनको दिक्कत नहीं होती है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूँ तो सवेरे उठ जाता हूँ, अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं होती है। अलार्म का यहाँ सीधा-सा मतलब है बाहरी दबाव का एक इंस्ट्रूमेंट, बाहरी दबाव का एक इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना बाहरी दबाव का एक ठीक है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। आगे देखिए अगला, अब उन्होंने जब 2 बातें आपको बता दी कि देखिए एक होती है भीतरी व्यवस्था और एक होती है बाहरी व्यवस्था। ये दोनों बातें उन्होंने अच्छे तरीके से आपको बता दी, ठीक है? अब समझना ये है कि क्या होती है भीतरी व्यवस्था क्या होती है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे इंडिकेट मिल चुका है कि अंग्रेज जी लिख रहे हैं भीतरी व्यवस्था के कारण। कहते हैं, "इसे बखानना बड़ा कठिन है, क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन है।" ये बता सकते हैं कि भाई होती ही नहीं है, आप बता दीजिए नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको बताना बहुत ही कठिन है और उसका उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है? कदाचित वही अधिक उपयोगी होगी। उनकी एक कविता है ना? उसकी ये चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हिरोशिमा पे लिखी गई एक कविता है, ठीक है? आपको पता होगा हिरोशिमा, नागासाकी ये जापान के 2 आइलैंड थे जिस पे बम गिराया जाता है, ठीक है? 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना? और हिरोशिमा पे इन्होंने एक कविता लिखी है और बेहतरीन कविता लिखी है। उसी कविता का संदर्भ देकर के ये आपको बताएँगे कि आखिरकार भीतरी व्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है ना? किस वजह से कोई भी एक कृतिकार लिखने के लिए प्रेरित होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए भीतरी व्यवस्था, ठीक है? तो देखिए आगे, है ना? इन्होंने बताया कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये विज्ञान के विद्यार्थी हैं, है ना? और नियमित शिक्षा उसी विषय में इनकी हुई है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से ये साइंस के स्टूडेंट हैं। अणु क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है ना? आपने भी सुना होगा मॉलिक्यूल क्या है और रेडियो एक्टिव तत्व का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँच गए जहाँ पे अणु का भेदन संभव हुआ। मतलब कि आपको पता है कि न्यूक्लियर का क्या किया गया, उसको फ्यूज़न किया गया, ठीक है ना? ठीक, उसका विस्फोट किया गया और उसके बाद न्यूट्रॉन्स का निकलना ये सब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है? उसका भेदन किया गया, फिर उसके बाद और विखंडन हुआ, विखंडन होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन्होंने और ज़्यादा जाकर के और अगले न्यूक्लियर को विस्फोटित किया। इस तरीके से एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हुआ और एक बेहतरीन विस्फोट, भयंकर वाला विस्फोट होता है, जिसकी वजह से पूरा नागासाकी और हिरोशिमा तबाह होता है, ठीक है? तो ये आपको पता है ना? अब रेडियोधर्मिता मतलब कि जो रेडियम का रिएक्शन है ना? रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं, जो उसका प्रभाव क्या होता है, ये सब इन्होंने पढ़ा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से पढ़ा हुआ है। अब इस बात को समझना है आपको, है ना? सैद्धांतिक रूप से पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन्हें जो भी रिएक्शन पढ़ाए गए हैं, जो भी प्रैक्टिकल कराया गया है, वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कराया गया है। लेकिन ज़िंदगी की जो असलियत है, वो अलग है, अलग कहानी बयाँ करती है। अब इन सबका पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो इनको भी है। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके रिज़ल्ट भी पढ़े। उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो भी पढ़ा गया। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण सामने आया, ठीक है? और ये भी सामने आ गया कि विज्ञान का दुरुपयोग किस तरीके से किया गया, ठीक है? कि किस तरीके से अणु बम बना दिया गया, ठीक है ना? नॉकी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके साथ आपका न्यूक्लियर का फ्यूज़न, न्यूक्लियर का विस्फोट होना, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई। लेकिन ये केवल केवल थ्योरेटिकल नॉलेज था, केवल पुस्तकीय ज्ञान था। लेकिन जब हिरोशिमा पे बम गिराया गया 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में,
तो वो चीज़ें निकल के सामने आईं और ये दिखाई दिया कि किस तरीके से विज्ञान का दुरुपयोग किया गया। ठीक है? आगे देखिए, है ना? तो ये आपको समझना है पहले यहाँ तक, ठीक है? तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने क्या पढ़ा कि मैं क्यों लिखता हूँ? लेखक ने बताया है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है? अब लिखने से ही आप जान पाएँगे कि आखिरकार लिखते क्यों हैं, ऐसा लेखक का मानना है, ठीक है? उसी में एक बात निकल कर के आती है आंतरिक व्यवस्था और बाहरी व्यवस्था, ठीक है? आंतरिक व्यवस्था बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से कोई एक कृतिकार और लेखक लिखता है। सारे कृतिकार लेखक हो सकते हैं लेकिन सारे लेखक कृतिकार नहीं हो सकते हैं। और साथ में जितने भी कृतिकार हैं, वो जानते हैं कि कौन-सी किताब उन्होंने आंतरिक दबाव से लिखी है और कौन-सी किताब उन्होंने बाहरी दबाव से लिखी है, ठीक है? तो ये उसमें बड़े आराम से अंतर वो कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने कौन-सी किताबें या कौन से थॉट, कौन से विचार हमने आंतरिक दबाव से लिखे और कौन से विचार हमने बाहरी दबाव से लिखे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बताया कि ये आंतरिक दबाव भी बड़ी गज़ब की चीज़ है, ठीक है? साथ में एक एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने किसका कि अ, एलार्म का एग्ज़ाम्पल दिया कि एलार्म जो है वो बाहरी दबाव का एक केवल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? जितने भी कृतिकार हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट को बना कर के रखते हैं और लेखक भी इसको बना के रखेगा लेकिन उसको कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है, ठीक है? यहीं पे हमने क्या देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलार्म बजने के बाद 3-4 अलार्म बजने के बाद उठते हैं। कुछ लोग उठ तो जाते हैं लेकिन इंतज़ार करते हैं कि अलार्म बजे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं, है ना? तो लेखक उनमें से एक है कि अलार्म केवल एज़ अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? उस पे एकदम आसक्त नहीं हो गए हैं, मतलब पूरी तरीके से उस पे डिपेंडेंट नहीं हो गए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आंतरिक दबाव, भीतरी दबाव के बारे में बात करते हैं और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण का इस्तेमाल किया। उनकी खुद की लिखी हुई एक कविता, हिरोशिमा पे कविता लिखी गई। हिरोशिमा वो जगह है जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया जाता है 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पे और वो पूरा द्वीप, पूरा आइलैंड विस्फोट में आ जाता है, खराब होता है पूरा, है ना? तो उसकी खबर यहाँ तक पहुँचती है। फिर उन्होंने उसको इस तरीके से बताया कि वो खुद साइंस के स्टूडेंट हैं और उन्होंने मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बारे में पढ़ा हुआ है और साथ में रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है? किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को भेदन किया जाता है, किस तरीके से उसके न्यूक्लियस में विस्फोट किया जाता है, वो भी इन्होंने पढ़ा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा कब, जब हिरोशिमा पे अणु बम गिराया जाता है, ठीक है? देखने का मतलब ये है कि ये अनुभव हुआ उनको, उन्होंने जाना कि हाँ, एक अणु बम गिरा दिया गया है ना? जो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज था, फाइनली किसी ने उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया या एक्चुअल नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद की जो है अगला जो पार्ट होगा मेरा आएगा, ठीक है? उसपे हम फिर एक बार समरी और साथ में इस चैप्टर को खत्म होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।